Good evening, students. Straight line में जो first lecture था, in that we have discussed distance formula, section formula, harmonic conjugate, and after that area of a triangle. तो एक बार देखो लास्ट वाले पोर्शन में कोई डाउट किसी को? Okay. In area of triangle, we have discussed two different ways to find area of triangle. First is by solving determinant of third order. If vertices are x1 y1, x2 y2, and x3 y3, then determinant of this x2 y2, x3 y3, this is absolute value of this determinant by 2 is equal to area of triangle. And second method is x1 y1, x2 y2, x3 y3, again x1 y1. और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है कि x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1. इस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू इज अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल. We can generalize this formula to find area of a polygon if it is a n-sided polygon and vertices are in order x1 y1, x2 y2, x3 y3, then area of that polygon is x1 y1, x2 y2, x3 y3, and so on up to xn yn, and again last में x1 y1. और इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे. But in this case we have to take the vertices in order. Area of triangle का basic formula half into base into height. This is also equal to half into AB sin C, where A and B are side lengths of triangle ABC. This is small a, this is small c, this is small b, and this angle is capital C, this angle is capital A, and this one is capital B. So half AB sin C, half BC sin A, half CA sin B. Area of equilateral triangle is √3/4 a square. Area of right angle triangle is half into a into b, where a and b are perpendicular and base, या half into p into h बोल सकते हैं. तो ये हमने थ्योरी वाइज लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब इन पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर. यस सर स्ट्रेट लाइंस का फर्स्ट लेक्चर हो गया है? हाँ. अच्छा, क्यों तुमने अटेंड नहीं किया? नहीं सर, मुझे लगा आज फर्स्ट लेक्चर है. नहीं, आज सेकंड लेक्चर है. फाइंड सर एरिया वो ऑफ लास्ट क्लास में TWT के टाइम टेबल में BT लिखा था तो शायद सबको लगा होगा. ओके. अरे तुम लोग है ना शेड्यूल में जो टॉपिक लिखा है उसको ज्यादा कंसिडर मत किया करो. रेगुलर क्लास है या डाउट क्लास है ये देखा करो बस. क्योंकि लास्ट क्लास में हाँ बीटी लिखा था, बट लास्ट क्लास में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने बीटी कंप्लीट कर लिया था. सर ये क्लास भी बीटी लिखा है. ये क्लास भी बीटी लिखा है. ओके, एक बार मैं बोल दूंगा टॉपिक्स को करेक्ट करने के लिए. बट जो क्लास में चल रहा है, इनफैक्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड नहीं करनी चाहिए. हमें तो सारी क्लासेस अटेंड करनी है. कोई भी टॉपिक का इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको वेटेज नहीं देना है. हमारे लिए एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट और सारी क्लासेस अटेंड करनी है. सर सेकंड का हाँ. सेकंड का वो एग्जाम चेंज किया क्या आपने? हाँ, तुमने मैंने कल ओके डाउटा से बताया था कि तुम लोगों का न्यू सपोर्ट बैच का स्ट्रेट लाइन का टेस्ट का डेट बाद में होगा. कोई मतलब इंफॉर्मेशन आ जाएगा, बट सेकंड को नहीं होगा. ओके सर.
फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वेयर, अभी तो अपन कोई एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमने कोई भी वर्टिसेस 2, 3, बी पॉइंट इज -4, 1 एंड सी पॉइंट इज 5, 8। तो क्विकली आंसर बताओ। उस क्वेश्चन तो हमने बेसिक से ही लिया है। यस सर, वो 16th को चेंज हो गया। ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे आ गया तुम्हारे? नहीं सर, मुझे एक दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन मिला। ओके। सर 12 आ रहा है सर। श्रवण ने बोला है 12। और किसी का आंसर? ये हो गया -30, -15, -3 and 16 plus 8, 24. तो इन दिस केस ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, बट हमें 2 into 1 जो भी नंबर आया हमने ले लिया, फिर -4 into 8। अब ये नेगेटिव आ रहा है तो अपन नेगेटिव यूज कर लेंगे। 5 into 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज कर लेंगे। ये 3 नंबर्स आ गए। इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा उसको अपोजिट साइन के साथ यूज करना है। तो 3 into -4 -12 था, बट हमने +12 यूज किया। 1 into 5 इज +5, हमने -5 यूज किया। एंड 8 into 2 इज +16, हमने -16 यूज किया। ठीक है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका मॉड लेके एरिया का फाइनल आंसर आ जाएगा। Find coordinates of point P such that area of triangle PAP is equal to 10 square units and PA is equal to PB, where point A is given as 3, 4 and point B is given as 5, -2. तो तुम लोगों को क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेथड समझ आ रहा है क्या करना है? हाँ, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सर और एरिया का फॉर्मूला। करेक्ट है कि वी आर गिवन 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स x एंड y। एरिया में ध्यान रखना मॉड लगाना है। तो एरिया के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ कि दिस इज एरिया इज 3, 4, 5 -2 x y 3, 4 सिंप्लीफाई एंड दिस इज इक्वल टू +-10। +-10 लिखना समझ आ गया, बिकॉज मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 10 बोल रहे हैं, therefore that number is equal to +-10। तो मॉड हमने यहाँ पे यूज किया है। जस्ट एक पॉइंट, ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट, कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आएंगे। देखो ज्योमेट्रिकली समझ आता है क्या? यस सर, ऊपर और नीचे 2 पॉइंट आएंगे। एक, हाँ, ऊपर और नीचे नीचे 2 पॉइंट आएंगे, और ये 2 पॉइंट मैथमेटिकली ये +- साइन से ही आएंगे।
जो ये अभी बोला गया कि ऊपर नीचे 2 पॉइंट आएंगे का मतलब कि अगर हमने ए और बी को यहाँ अज्यूम कर लिया तो पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है या फिर पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है कि ट्राइंगल एपीबी का जो एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट हो जाए एंड पी ए इक्वल टू पीबी क्वेश्चन में बोला हुआ है। ये हो गया 4 6x 5y 3y। अच्छा सर, आपको लास्ट टाइम जो आपने एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना, आप उसको एक्सप्लेन करने वाले थे ना एक बार, आई गेस। इक्विलैटरल ट्राइंगल, हाँ मतलब 5th पॉइंट जो था ना, आप उसको एक बार एक्सप्लेन करने वाले थे शायद से। ये हाफ ए बी साइन सी वाला, हाँ आई गेस। ये शायद हमने डिस्कस किया था, एक बार वापस देख लो, सिंपल सा है अगर नहीं किया था तो, कि एबीसी ट्राइंगल है और एबीसी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, इफ दिस बेस इज स्मॉल ए एंड इस दिस हाइट इज स्मॉल एच, तो हाफ इंटू ए इंटू एच हो जाएगा। अब ये जो एच लिखा हुआ है, दिस साइड इज स्मॉल बी एंड दिस एंगल इज कैपिटल सी, तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल H is equal to B sin C, समझ आ रहा है? हाँ बस यहाँ रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा। अच्छा okay. तो ये नंबर माइनस का 26 और प्लस साइन लिया तो माइनस का 46। देखना प्लस और माइनस साइन का यूज करेंगे तो ये मेरी इक्वेशंस आ रही हैं, कैलकुलेशन तुम लोग कंफर्म करो। Yes, sir. Same equations. ओके, पी ए इक्वल टू पी बी, माइनस का 6 प्लस का 10 यानी कि 4x, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस 12y इक्वल टू 4। अभी देखो जो मैंने 1a और 1b लिखा है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है। हम बोल रहे हैं कि या तो हम ये वाला केस ले रहे हैं या फिर ये वाला केस ले रहे हैं। हमें कौन सी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है? जो दोनों एसेंशियल कंडीशंस हैं, यानी कि जिन कंडीशंस के बीच में हम एंड वर्ड यूज कर रहे हैं, और हमने एंड वर्ड यूज किया है एक। हाँ सर, आपने प्लस माइनस 10 क्यों लिखा या प्लस माइनस 20 क्यों लिखा? मतलब वो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। हाँ, लेकिन हमें ये एक्सप्रेशन जो है, ये तो पता नहीं कि एक्सप्रेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और ये एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमने कहा कि लेकिन मतलब अपना आपने एक तो मॉड लगा दिया ना। यहाँ से जैसे जैसे एक वेरिएबल एक्सप्रेशन जो भी आया था वो 6x माइनस 2y माइनस 26 बाई 2, वो जो एक्सप्रेशन था वो ये बना था। हम बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का मॉड जो है वो है एरिया, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन यस कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 10। अच्छा, एक और चीज जो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वेश्चन है जो बोला है वो एरिया एंड पी ए इक्वल टू पी बी, ये 2 कंडीशंस बोली हैं। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एरिया की हेल्प से हमें 1a एंड 1b इक्वेशंस मिली हैं, इन दोनों को सॉल्व नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 1a को इक्वेशन नंबर 2 के साथ सॉल्व करेंगे, 1b को इक्वेशन नंबर 2 के साथ सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन अभी कर लेंगे, बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पर्पज से, देखो एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ये सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस क्वेश्चन
कंसेप्ट वाइज तो जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो ही तुम लोगों को समझ आ गया था कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। बट अब कैलकुलेशन वाइज तो यहाँ पे यहाँ तक का पार्ट में तो हमने कोई खास टाइम बचाया नहीं है कैलकुलेशन में, नॉर्मल मेथड से ही कैलकुलेशन करिए। बट जो पी ए इक्वल टू पीबी वाली कैलकुलेशन है, इसमें हमने एक तो स्क्वायरिंग कर ली, रूट हट गया, वो तो ऑब्वियस ही बात है। स्क्वायरिंग करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन को ओपन करके हमने लिखा नहीं है, मतलब कि इस स्टेप से इस स्टेप को हमने डायरेक्टली लिखा है, और यही चीज हम इसी तरह की कैलकुलेशन एग्जाम में करके टाइम बचा सकते हैं। तो ये अपन ने कैसे लिखा है, हमने जस्ट ऑब्जर्व किया कि दोनों साइड से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कैंसिल ही होने वाले हैं, ये समझ आ रहा है। यस सर। बचेगा sir. क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट। लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट ऑफ एक्स -6 आ रहा है, राइट साइड से -10 आ रहा है, राइट वाले को लेफ्ट में ले आए तो प्लस का 4x आ गया। और ये सारा कुछ हम कैलकुलेशन जो अपना नॉर्मल मेथड होता है हम उसी से कर रहे हैं, बस उन स्टेप्स को हमें लिखना नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल सेम मेथड से देखो कि y का कोफिशिएंट समझ आता है क्या, कि लेफ्ट साइड से कोफिशिएंट ऑफ y इज -8 एंड राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ y इज +4। +4 को लेफ्ट में ले आए तो -8 -4 -12 बन गया। ऐसे ही हमने कांस्टेंट की कैलकुलेशन करी है। तो इस तरह की हम x² और y² कैंसिल हो गया क्या? दो बोथ साइड से कैंसिल हो गया ना, हाँ। ठीक है। सेकंड, अच्छा अभी अपने लोकस तो पढ़ा नहीं है, सेकंड चीज मैं यहाँ पे बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए ये कैलकुलेशन क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलो अभी इक्वेशन नंबर 1a एंड 2 को सॉल्व करके एक आंसर आ जाएगा, 1b और 2 को सॉल्व करके सेकंड आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर क्या है। मैं इन इक्वेशंस को एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। 6x 2y और x - 3y = 1। आंसर्स फ्रैक्शनल में है क्या? सर 7,2 आ रहा है पहले से। ओके, सर एक आंसर 1,0 आ रहा है। Yes, sir. Same, sir. 1,0, 7,2, sir. ओके, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो ये अभी कंप्लीट सॉल्यूशन, कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर, एक सेकंड पीछे कर सकते, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find area of a polygon whose vertices are 4,3 -5,6 0, -7 3, -6 and 7, -7, -2। देखो, जब भी क्वेश्चन ने इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा है तो हमें पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन ही मानना है। और कॉन्वेक्स पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है, इनफैक्ट अपने सिलेबस में अगर पॉलीगन वर्ड लिखा हुआ है तो हमें ओनली वो ही केसेस लेने हैं जिनमें इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। एवरी थीटा इन दिस केस शुड बी लेस देन 180 डिग्री। इस टाइप का जो सिचुएशन होता है ना, इन दिस केस दिस इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ऐसा केस हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर लेस देन मतलब मोर देन 180 डिग्री तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना? नहीं, अभी तो मैंने 4 साइडेड पॉलीगन बनाया, मान लो कोई 5, 6, 7 साइडेड पॉलीगन है तो उसमें अकॉर्डिंगली आ जाएगा ना। यस सर। आई थिंक तुमने अगर सीक्वेंस सीरीज का तुम्हारा बुकलेट किया है ना, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें एक एपी का क्वेश्चन गिवन है, उसमें
जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस आई थिंक 5 डिग्री दे रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री दे रखा है, और एपी हाँ के सर, आंसर 9 और 16 है, जिसमें हाँ 16 नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि 180 से ज्यादा है। एग्जैक्टली तो आंसर 916 आता है, इसमें से 16 रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ भी हमने यही पॉइंट लिया था कि इंटरनल एंगल कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री। सर ये जो लास्ट कोऑर्डिनेट दिया है वो -7 एंड क्या है? -7 -2। ओके सर। अब जैसे तुम लोगों ने इस क्वेश्चन में कुछ ट्राई किया होगा, बट इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप कि क्वेश्चन ने इन वर्टिसेस का ऑर्डर नहीं बताया है, तो हम डायरेक्टली इनको फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते। समझ तो आया? हम लोग इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? ट्राइंगल्स में भी डिवाइड करने के लिए हमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट आएगी, बिकॉज अगर हमने रैंडमली जैसे ये ट्राइंगल ले लिया और ये ट्राइंगल ले लिया तो और इनका एरिया फाइंड कर लिया, तो एरिया कुछ अलग ही आ जाएगा। अगर हमें ऑर्डर पता है और हमने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया, अब जाके हमारा एरिया आ जाएगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन के लिए भी हमें वर्टिसेस का ऑर्डर रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले तुम ऑर्डर फाइंड करो, और ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे बताओ? इन पॉइंट्स को प्लॉट करके। एग्जैक्टली कि हम इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में मार्क कर लेंगे, उससे अपन को ऑर्डर समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज 4,3 -5 6 0 -7 3 -6 -7 -2। तो इस तरह से ये हम सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। सर एक ऐसी क्वेश्चन था, मतलब इन शेप्स का कोई ऐसे इक्वेशन होता है क्या, लाइक इन पॉलीगन्स का? पॉलीगन्स का इक्वेशन तो नहीं होता, बट कोई सिमेट्री जैसे सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन होता है हाँ पॉलीगन। सर। अच्छा। इनफैक्ट जैसे अभी तो अपने लाइन की इक्वेशन की बात नहीं की है, तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, ये PQ लाइन सेगमेंट है और ये कंप्लीट PQ लाइन है, तो लाइन सेगमेंट की और लाइन की इक्वेशन भी सेम ही है। अगर सेगमेंट है तो अपन को फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा है या y कहां से कहां तक लाई कर रहा है। पर अगर अपन इक्वेशन देखें कि ऐसे कोई इक्वेशन है, तो ये कंप्लीट लाइन की इक्वेशन है। तो हम लाइन की या कर्व की या सर्कल की इस तरह से इक्वेशन बता सकते हैं। सिंस पॉलीगन सेगमेंट से बन रहा है, हम इसकी इक्वेशन नहीं बता सकते। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमें अब पॉइंट्स का ऑर्डर समझ आ गया, और फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बताओ मैंने एरिया सही लिखा है गलत लिखा है? करेक्ट है कि रॉन्ग है? सर ये तो ट्रायंगल की होता है ना? नहीं, पॉलीगन के लिए भी अपने बोला ना कि उसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर लेंगे। हाँ सर करेक्ट है सर, क्योंकि कोई भी ऑर्डर में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सर। नहीं, बट अभी रॉन्ग है, बिकॉज फर्स्ट वाली सर हमने फर्स्ट वाले को रिपीट नहीं किया। फर्स्ट वाले को रिपीट नहीं किया। मतलब फर्स्ट वाले को अपन रिपीट क्यों कर रहे हैं? जैसे अपन यहाँ से शुरू किया, सेकंड पॉइंट ले लिया, थर्ड पॉइंट ले लिया, फोर्थ पॉइंट ले लिया, फिफ्थ पॉइंट ले लिया, फिफ्थ पे अपन खत्म नहीं कर सकते, वापस से इसको ज्वाइन करना होगा, तो फर्स्ट वाले को रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लास्ट में अगेन 4 3 आएगा। थर्टी 83 9 92 9 102 107 109 149 150 170 180 190 194
एक बार तुम लोग देख लेना कैलकुलेशन जो भी है। ठीक है कैलकुलेशन। एनी डाउट किसी को? नो। ओके नेक्स्ट पेज करता हूँ। सब नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन इज शो तो एक दैट सेकंड बस, प्रीवियस पेज एक सेकंड। यस सर, कंटिन्यू। show that all vertices of an equilateral triangle cannot be integers. इंटीजर्स क्या, इनफैक्ट हम अगर रेशनल भी बोले ना तो भी चल जाएगा। कैन नॉट बी रैशनल नंबर। तो इस स्टेटमेंट का मीन, और ये स्टेटमेंट मतलब बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स टाइप का पूछ रहा है इसी स्टेटमेंट को, तो उसमें अपन यूज कर सकते हैं और कोई खास यूज नहीं है। सर यहाँ पे क्या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि उनका उसका एक एरिया होता है √3/4 a² और यहाँ दैट इज इक्वल टू हमारा जो कोऑर्डिनेट में है सर, तो यहाँ पे √3 है तो होना ही पड़ेगा। ठीक है मतलब बिल्कुल। हाँ यही यही एक्सप्लेनेशन है इसका, और इसको अपन थोड़ा सा प्रॉपर में बोलेंगे। तो हमने क्या क्या बोला कि जैसे अभी इसने बोला कि एरिया इज इन दिस केस √3/4। अच्छा उससे पहले क्वेश्चन का मीनिंग मैं एक बार बता रहा था कि क्वेश्चन के जो वर्टिस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 6 नंबर्स हैं टोटल। और स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये 6 ऑल की ऑल इंटीजर्स नहीं हो सकते, सम ऑफ ऑल की ऑल रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, सम ऑफ देम मस्ट बी इरैशनल। ये हमें शो करना है। उसके लिए हमने मेथड क्या लिया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a²। ए जो है वो कोई भी एक साइड लेंथ है, तो हमने अगर वर्टेक्स x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया तो ये x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जो अब हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट कंसीडर कर लें तो हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन इसको प्रूव कर लेंगे कि लेट xi, yi belongs to rational number और i is equal to 1, 2, 3। हमने मान लिया कि all these 6 numbers are rational number. If all these 6 numbers are rational number, then √3/4 times x1 - x2 whole square plus y1 - y2 whole square is definitely an irrational number, because ये वाला ब्रैकेट तो अब एक रैशनल नंबर बन गया और मल्टीप्लीकेशन में √3/4 लिखा हुआ है विच इज एन इरैशनल नंबर। तो हमने बोला कि इस फॉर्मूले से एरिया इज इरैशनल नंबर। एरिया का दूसरा फॉर्मूला कि हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर आएगा। सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। Since a rational number can never be equal to irrational number, इसका मतलब कि जो हमने assume कर रखा है that statement is wrong. Therefore xi, yi for every I is equal to 1, 2, 3 cannot be rational. और क्वेश्चन ने यही प्रूव करने को बोला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस के लिए इट इज मस्ट दैट एट लीस्ट वन ऑफ द वर्टेक्स हैज इररेशनल कोऑर्डिनेट्स। उसके लिए सर आपने लास्ट वाला लाइन कैसे बोल दिया? हमने ये एज्यूम किया था पहले कि ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये एज्यूम करने के बाद हमने बोला
कि इस वाले फॉर्मूले से तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इरेशनल आ रहा है और इस वाले फॉर्मूले से आंसर रैशनल आ रहा है और सेम ही ट्राइंगल का एरिया अपन फाइंड कर रहे हैं। तो एक ट्राइंगल का एरिया रैशनल एज वेल एज इरेशनल पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो हमने जो एज्यूम कर रखा है दैट इज नॉट पॉसिबल, और हमने जो एज्यूम कर रखा है वो अगर नॉट पॉसिबल है तो उसका अपोजिट पॉसिबल है। यस ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ पॉलीगन। अभी है स्लोप ऑफ अ लाइन। सर, तो आपने जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब तो एक्स मतलब कोई भी रैशनल नहीं, नहीं है मतलब। ये मैंने स्टेटमेंट प्रॉपर लिखा नहीं है बट हाँ मतलब उसमें these से numbers, हाँ में some से of कुछ them, नंबर या हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर some of जो them are rational, some of them are irrational। सर जो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा √3/4 इंटू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये वाला पूरा इज बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। सर इस तरह हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते थे बट एरिया कैन नॉट बी इरेशनल। क्यों एरिया रेशनल क्यों नहीं हो सकता? सर एरिया तो बिल्कुल हो सकता है। कोई भी एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल, इसका ये वाला साइड लेंथ √2 यूनिट है, ये वाला हाइट 1 यूनिट है, तो एरिया इज हाफ इंटू √2 इंटू 1, दैट इज इरेशनल नंबर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। Area can be any real number but positive, any positive real number। अच्छा, ट्राइंगल के लिए जैसे कई बार कई क्वेश्चंस में यूज होता है कि if ABC are sides of a triangle, तो you already know that if ABC are sides of a triangle then ABC must be positive, sum of any two side is greater than third side, difference of any two side is less than third side। तो इस तरह के पॉइंट्स अगर कहीं यूज में आते हैं तो हम यूज कर सकते हैं। एंड इसी में अगर अपन इसी के कंटिन्यूएशन में बात करें कि इफ ए बी सी आर सच दैट कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स जो ट्राइंगल Collinearity। हाँ दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इफ पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर और हम ये जो एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया 0 आ जाएगा। समझ आ गया? यस सर। तो अगर a प्लस बी इज लेस देन सी आ गया तो सर a प्लस बी इज लेस देन सी आ गया तो मतलब उस केस में अगर क्वेश्चन में फिर क्या बोल रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल की साइड्स हैं, राइट? तो वो ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि हम ट्राइंगल की साइड्स को जैसे ए लेंथ को ए बी बी सी और सी ए बोल रहे हैं और a प्लस बी लेस देन सी का मतलब बी सी प्लस सी ए लेंथ का सम इज लेस देन ए बी लेंथ आ गया। ये मीनिंग हुआ। तो जब तुम ए बी सी को ड्रॉ करना ट्राई, जैसे हमने मान लो ए और बी को कहीं भी इस तरह से फिक्स कर दिया, अब पूरे एक्स वाई प्लेन में सी पॉइंट को हम कहीं भी बना लें, कभी भी बी सी प्लस ए सी डिस्टेंस का सम लेस देन ए बी डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि सी वाला पॉइंट अब एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो हमें अभी मतलब ये वाली इमेजिनरी चीज, प्लेन में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इमेजिनरी प्लेन में सब कुछ पॉसिबल है, तो इमेजिनरी प्लेन में तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा। ओके देखो हम जो लेकिन रियल प्लेन में नहीं करेगा। रियल प्लेन में नहीं करेगा। एक और चीज हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं हैंड टू हैंड, तूने सिंस इमेजिनरी वर्ड यूज किया है, क्योंकि अपन इसमें एक चैप्टर पढ़ते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें भी ये चीज आती है। जब भी हम कोई इमेजिनरी प्लेन या इमेजिनरी वर्ड की बात करते हैं तो इन दैट वर्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसका एग्जांपल ये है कि अगर कई स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, जैसे तुम लोग बताओ पहले कि इफ 2 + 3 इज इक्वल टू 5 then 3 + 8 is equal to 11, is this statement is true or false? ट्रू। Next question, if 2 + 3 is equal to 5 then 3 + 8 is equal to 13, this one is फॉल्स। if 2 + 3 is equal to 38 then 3 + 7 is equal to 29। ट्रू हो सकता है सर, मतलब नहीं पता, क्योंकि अगर 2 + 3 का हम ऐसा मान रहे हैं कि ये वही 32 तो है। फिर तब तो सभी ट्रू होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, देखो इफ का मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं ऐसा तो हो ही रहा है,
इफ का मतलब कि ये कंडीशन तो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है, तो हमने चेक किया कि वेदर दिस कंडीशन इज एक्चुअली पॉसिबल और नॉट। इफ दिस कंडीशन इज पॉसिबल तो फिर हम देन वाला स्टेटमेंट चेक करेंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। कब बोला गया ये? जब गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। क्योंकि हम अभी सिंस दिस इज पॉसिबल तो अभी हम रियल वर्ल्ड में ही चल रहे हैं, और रियल वर्ल्ड में 2 + 3 5 होता है, तो रियल वर्ल्ड में 3 + 8 11 भी होता है, सही बात है। रियल वर्ल्ड में 3 + 8 13 नहीं होता है, इसलिए अपन इसको रॉन्ग बोल दिया। बट अब क्वेश्चन ने बोला कि इफ 2 + 3 = 38, हमने कहा रियल वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं ऐसा है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ऑफ काइंड ऑफ इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया, एंड इन इमेजिनरी वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स आ जाता है रियल वर्ल्ड में, तो हमें देन वाला स्टेटमेंट देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट होल स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। हाँ सर बोलो। तो क्वेश्चन के हिसाब से 3 = 36, तो 36 + 7 इज नॉट इक्वल टू 29। नहीं 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 नहीं, क्यों तुमने 3 = 36 क्यों मान लिया? तुम तो 2 क्योंकि को 2 को वहां ले गया। 25 क्यों नहीं मानते? अच्छा, तब तो- सर 2 को मतलब कोई भी ऐसा बड़ा सा नंबर मान लेंगे, और 3 को उससे 38 ज्यादा उस नंबर का माइनस मान लेंगे सर। हाँ, नहीं मतलब इसमें हम इस तरह से 2 और 3 को कोई भी किसी भी नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगेन वही वाली बात आ जाएगी। तो ऐसे अगर तो तुमने मतलब 7 हम तो लोग मतलब उसे कोई वेरिएबल condition नहीं है मान सर। रहे हैं। तो मतलब नहीं, 2 और 3 को तुम जैसे अभी भी तुम अभी नंबर्स में चले गए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि अगर ऐसे लिखा है ना कि इफ दिल्ली इज कैपिटल ऑफ मुंबई, देन जयपुर इज इन दिल्ली, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। बात समझ आ रही है? हमें अब लॉजिक नहीं लगाना है कि ये तब पॉसिबल होगा या तब नहीं पॉसिबल होगा। हम सिंपली बोल रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट जो है दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रियल वर्ल्ड। इफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बट क्वेश्चन ने इफ के साथ ये स्टेटमेंट का यूज कर रखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इफ दिस इवेंट हमें या ऐसा जो भी मानना है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ मुंबई। हाँ, ये हमें अब ये इसको हम मना नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो अपन को मानना ही पड़ेगा। और हम अब ये समझ रहे हैं कि इसको मानने के लिए हम एक तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए, और इमेजिनरी वर्ल्ड में फिर अपन बोलते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये वाली बात मैंने क्यों शुरू की थी? हाँ, कि हम कह रहे हैं इस केस में कोई भी सी पॉइंट रियल प्लेन में नहीं आएगा, और इमेजिनरी प्लेन की अगर अपन बात करें तो इमेजिनरी प्लेन में तो वो आ ही जाएगा डेफिनेटली। सर इमेजिनरी एज इन आई? नहीं नहीं नहीं, हम वही बोल रहे हैं आयोटा से सर ऐसा क्या कि मतलब पहले क्वेश्चंस हम कंसीडर करते थे कि इफ a = m, b = n, ऐसा कंसीडर करते, तो वैसे ही इसको भी लेना है क्या? क्या चीज वापस से बोलो? मतलब पहले क्वेश्चंस आते थे ना, इफ a is written as m and b is written as नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है। वो तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन उसमें अपन से कंक्लूजन पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ओनली ट्रू फॉल्स पूछ रहा है कि मतलब ये स्टेटमेंट एक सिंपली लिखा हुआ है, तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कोई रीजनिंग या लॉजिक नहीं लगाना है। सर तो एक में कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब इमेजिनरी प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन ना? कॉम्प्लेक्स प्लेन जस्ट नंबर्स का यूज करने के लिए एक इमेजिनरी प्लेन है। अब जो मैंने ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था, इसमें तो हमने कोई नंबर की बात की ही नहीं, दिल्ली के जयपुर वाला, तो हम इसको अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं बोल पाएंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ प्लेन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। सर तो जो आपने पहले वाला क्वेश्चन दिया था सर, आपने बोला था इमेजिनरी प्लेन में आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही आ जाएगा क्या सर? नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है नंबर्स की कि उन नंबर्स में हम आयोटा का यूज करते हैं, मतलब कि वो एक होल इमेजिनरी वर्ड है, उसका एक सबसेट टाइप है कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सक्यूज मी सर, सर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी ये प्लेन में तो सिर्फ रूट ऑफ -1 और उसके मल्टीपल्स नहीं, रहते वही हैं। मैं बोल रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन वो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो एक इमेजिनरी वर्ड है जो इतना बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा एक और उसका एक पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जिसमें हम आयोटा वाले नंबर्स का यूज करते हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा जो इमेजिनरी पार्ट है सर, वो उनमें से बाकी कुछ भी जेई के लिए है क्या सर? नहीं 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 है, बस ये पार्ट है जो सर मैंने अभी ओमेगा डिस्कस है ना? किया कि इफ ये ओमेगा
इन टर्म्स ऑफ आयोटा ही होता है, तो ओमेगा इसी में आ जाता है। ओनली ये है कि इफ सम स्टेटमेंट P देन सम स्टेटमेंट Q, और इस सर तो स्टेटमेंट हम लोग इनडिटर्मिनेट नंबर्स को भी इसके अंदर डाल सकते हैं ना, क्योंकि उनको भी तो हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो वो भी इमेजिनरी हो गए ना। नहीं, तो इसमें नहीं डालेंगे हम, वो यहाँ पे डालेंगे। हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ वही ठीक, सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, एक और चीज कि दिस इन्फिनिटी इज नॉट इनडिटर्मिनेट। मैं थोड़ा सा अभी ट्रैक से हट गया वैसे, एक छोटी सी बात अगेन, क्योंकि कई बार यूज में आ जाता है इन्फिनिटी। देखो 5 अपॉन एग्जैक्ट 0 सम फाइनाइट नंबर अपॉन एग्जैक्ट 0, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इस नंबर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बार सुनना, बट अगर लिखा हुआ है 5 अपॉन 0 प्लस, then we can definitely say that this number is plus infinity. 5 upon 0 minus, then we can say that this number is minus infinity. अब तीनों में डिफरेंस समझ आया? और 0 प्लस Yes. और 0 माइनस का मीनिंग भी क्लियर है कि जैसे ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ 0 एग्जैक्ट 0 लाई कर रहा है, तो 0 के जस्ट राइट हैंड साइड का नंबर इज 0 प्लस, 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का नंबर इज 0 माइनस। तो 0 प्लस इज काइंड ऑफ 0.000, बहुत सारी बार 0, पता नहीं कितनी बार 0, उसके बाद जाके 1। तो 0 के जस्ट राइट साइड का नंबर है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो 0 प्लस एक पॉजिटिव नंबर का से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर को, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 अपॉन 0 प्लस इज प्लस इन्फिनिटी, 5 अपॉन 0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी, बट 5 अपॉन एग्जैक्ट 0 हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये नंबर क्या होता है, ये सर प्लस पॉजिटिव है या माइनस नेगेटिव। इन्फिनिटी नहीं, कोई भी नंबर दो साइन ले ही नहीं सकता। सर लेता तो है प्लस माइनस। अरे पर तो क्या वो बोले? अंडर रूट के केस में होता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, अरे 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 अरे, ऐसा लग रहा है आज की क्लास तो ऐसे चली जाएगी। रूट ओवर 4 कितना होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी +-2। बोलो। प्लस माइनस A, Two. sir. A. A. तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें बताया था कि प्लस माइनस नहीं sir. होता डायरेक्ट, अगर रूट लग रहा है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में कुछ भी मतलब प्लस माइनस हो सकता है। एक मिनट, अगेन फाइंड x if x is equal to √4, क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड x if x square is equal to 4, क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 2 है Sir, सर। A. 2 है Only 2. और सेकंड क्वेश्चन का आंसर? Plus minus 2. +-2। तो सेकंड क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक लीनियर इक्वेशन है, एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो √4 इज नॉट +-2, √4 इज ओनली +2। यहाँ पे हम या तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लें कि ये x² -4 = 0 को हमने x - 2 x + 2 करके फैक्टराइज कर लिया, या फिर हम इसको यूं बोल दें कि x = ±√4 बोला गया एंड √4 इज +2 ओनली, तो x = ±2 आंसर आ रहा है। सर तो आपने पिछले एक क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P वाले क्वेश्चन में आपने वो एक लीनियर इक्वेशन का 2 आंसर लिख दिया था, +-20। नहीं, वो तो मॉड वाला केस है, मॉड ऑफ अच्छा, समथिंग। अभी ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर, समझ। अभी मैं अपन वापस से स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, इस सारे डिस्कशन को एंड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे एरिया की, ट्रायंगल की, है ना। मैं एक क्वेश्चन जस्ट छोटा सा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। इस तरह से है। ट्रू या क्वेश्चन ऑप्शन ABC कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle ABD. Option B is area of triangle ABC is greater than area of triangle ABD. Option C is area of triangle ABC is less than area of triangle ABD. And option D is cannot say. Sir, A. और लोगों का आंसर? सर A सर। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा, बट इसका रीजन क्या है? सर दोनों क्यों का होगा? हाइट सेम है और सर बेस सेम है। दोनों का हाइट सेम है और बेस सेम है। तो ये मतलब क्या कहते हैं, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग एक चैप्टर था सर, area एरिया ऑफ between two पैरेललोग्राम्स एंड parallel ट्रायंगल्स। lines are equal हम्म, पैरेलल तो लाइन for triangle. दोनों ही ट्राइंगल का हाइट जो है वो इन पैरेलल sir. लाइंस के बीच का हाइट जो डिस्टेंस जो है वो कंसीडर करेंगे, और बेस तो दोनों का ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो एरिया वाली बात यहाँ पे अपनी कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब स्लोप ऑफ अ लाइन। सर ये हाल वो पर पैरेललोग्राम को भी होता है ना, लाइक परपेंडिकुलर लाइन जो पैरेलल लाइंस के अंदर सेम बेस हाँ, है क्योंकि तो पैरेललोग्राम भी तो दो ट्रायंगल से ही बने हैं ना। ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया सेम है। ये बोल रहे हो ना पैरेललोग्राम के लिए? यस सर। ये अपना एक्स वाई प्लेन है, और लेट्स से कि कोई एक लाइन है जो पॉइंट P एंड पॉइंट Q से पास कर रही है, एंड कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। तो स्लोप क्या है ये? अच्छा, लाइन तो कंप्लीट लाइन होती है, ये पूरी लाइन है, बट ये अभी इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो स्लोप क्या है? माइनस y1 डिवाइडेड Secant बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और ये बेसिक क्या कि इफ दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा with positive x-axis in anti-clockwise direction, then this theta is called inclination. सर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज हाँ, जाएंगे तो एंगल डिक्रीज होता है। तो हाँ, थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन PQ which is angle made by line with positive x-axis in anti-clockwise direction. And slope is tangent of this angle, that is tan theta. कभी ऐसे लिखा हो ना कि टेंजेंट ऑफ एंगल, तो कंफ्यूज मत हो ना, टेंजेंट का मतलब tan थीटा ही है। तो स्लोप इज tan थीटा वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, एंड दिस m इज इक्वल टू जो भी बोला गया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये m बना कैसे कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे कंप्लीट कर लें, पॉइंट P इज x1 y1, पॉइंट Q इज x2 y2, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स x2 y1 समझ आ गए? PR is parallel to x-axis and QR is parallel to y-axis. Yes, sir. So if this angle is theta, then this angle is also theta. So in this case, tan theta is equal to QR distance upon PR distance. QR distance is y2 minus y1 and PR distance is x2 minus x1. तो स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1 इस तरह से आ जाता है। और थीटा को हम 0 to पाई यूज करते हैं, एक्सेप्ट π/2, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि कोई एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से माइनस π/3 एंगल बना रही है। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, वापस से उस पेज पे ले आऊंगा कि जैसे ये अभी हमने अगर लाइन को इस तरह से बनाया और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। बट अगर कोई लाइन इस तरह से है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो इन दिस केस जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब प्रॉपर इंक्लिनेशन तो एक्चुअली 2π/3 एंगल ही होगा, और स्लोप का आंसर tan ऑफ 2π/3 से -√3 आएगा। लेकिन अगर हमने एंगल को -π/3, माइनस क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम अब क्लॉकवाइज गए, और अगर हमने एंगल को -π/3 यूज कर लिया तो भी स्लोप का आंसर सेम ही आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो स्लोप वाले केस में तो हम थीटा को किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं। अगर हमें
एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करना है एंगल को, और क्लॉकवाइज मेजर करना है तो नेगेटिव साइन के साथ मेजर करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इंक्लिनेशन पूछे तो इंक्लिनेशन का करेक्ट आंसर इज 2π/3। ठीक है, तो एक बार लास्ट स्लाइड में जो अपन ने लिखा वो देखो, अभी सारे पॉइंट्स क्लियर हैं क्या? कि स्लोप क्या है, कोई भी एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका tan थीटा इज स्लोप, एंड ऑब्वियसली tan थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, बट इन दैट केस लाइंस आर डिफाइंड, वर्टिकल लाइंस जो हैं तो लाइन तो बन जाएगी बट स्लोप ऑफ दैट लाइन विल नॉट बी डिफाइंड। सर 1 मिनट, वही पेज दिखाइए ना, कॉपी करने। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया वो बताना कि वी आर गिवन सर कोऑर्डिनेट। हाँ टीए वो तब तो वो इन्फिनिट प्लस इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि वो तो मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हाँ रहेगा। एग्जैक्टली, वर्टिकल लाइन के लिए बोल रहे हो ना तुम? हाँ हाँ तो इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी दीज आर नॉट रियल नंबर्स, तो हम बोलते हैं कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट अगर तुम मतलब नोटिस करो तो हम tan π/2 का आंसर हाँ, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी नहीं बोलते, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और ये वही वाली बात है अभी जो मैंने डिस्कस कर रहा था, एक बार अगेन देखेंगे कि tan ऑफ π/2 माइनस एंड tan ऑफ π/2 प्लस, पहले तो π/2 माइनस और π/2 प्लस का मीनिंग समझ आता है? Yes. मतलब थोड़ा सा π/2 से जस्ट छोटा एंगल, तो tan ऑफ π/2 माइनस इज, तुम बताना प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? tan ऑफ π/2 माइनस, Sir, minus is plus infinity. प्लस इन्फिनिटी। बिकॉज ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव आए, पॉजिटिव आएगी, और ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया और वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो tan ऑफ π/2 माइनस इज प्लस इन्फिनिटी, tan ऑफ π/2 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, tan ऑफ एग्जैक्टली π/2 हमें पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो वर्टिकल Yes, लाइन sir. अगर कोई है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो अगर हमने कोई लाइन अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नॉट डिफाइंड। मैं लास्ट में ये बोल रहा था कि अगर अपन को 3 पॉइंट P, Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें चेक करना है कि वेदर दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, बताओ क्या क्या मेथड्स पॉसिबल हैं? Sir, आप question repeat करें. We have coordinates of 3 points, point P, point Q and point R, and we have to check whether these points are collinear or not. मतलब कि ऐसे कुछ है कि Distance formula से कर सकते हैं, नहीं तो area of triangle से. ऐसे कुछ 3 पॉइंट्स गिवन है, तो एक आंसर बोला गया डिस्टेंस फार्मूला, Sir, area of triangle से कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल, The slope in Sir, those same two- slope है तो भी कर सकते हैं. Yes sir. Slope. Slope question सबसे easy होगा. सर एक- आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? question is we have coordinates of points P, Q and R and we have to check whether these points are collinear or not. Yes, अगर स्लोप अनइक्वल रहे तब के तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, And, सर या फिर हम ऐसा ax plus by equals to c मान के दो वैल्यूज को पुट करेंगे और a और b निकालेंगे सर, और फिर तीसरे वैल्यू से चेक करेंगे क्या वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि सेम लाइन का इक्वेशन Sir, निकालेंगे. equation of line कर सकते ओके देखो फर्स्ट थिंग कि अभी अपन ने वैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट इक्वेशन ऑफ लाइन में तुमने जो ax plus by plus c यूज किया, mx plus c होता है ना सर? नहीं एक मिनट, ये एक्चुअल में ए लाइन की, अभी तो ऐसा लग रहा है इक्वेशन को देख के कि लाइन की प्रॉपर इक्वेशन के लिए 3 इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है, जिससे कि अपन को 1 वेरिएबल ए, 1 वेरिएबल बी, 1 वेरिएबल सी, यानी कि 3 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। बट अगर हमने इस इक्वेशन को ए या बी या सी किसी से भी डिवाइड कर लिया, मान लो ए से डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो इफेक्टिवली हमारे पास 2 ही अननोन है, तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ओनली 2 ही इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है। तो जो तुमने बोला
कि हम कोई से भी दो पॉइंट को पुट करके लाइन फाइंड कर लेंगे, प्रॉपर लाइन ही आ जाएगी, और फिर वो लाइन की जो इक्वेशन है, मतलब कि हमने लाइन को कुछ भी जो तुमने बोला, अगर हम ax प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0 एज्यूम कर सकते हैं, या y इज इक्वल टू mx प्लस c एज्यूम कर सकते हैं, मतलब कि अपन को ओनली दो अननोन के टर्म्स में लेना है, और इन m और c की वैल्यूज को p और q पुट करके अपन फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसी लाइन में पॉइंट r को पुट करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये जो हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक्चुअली स्लोप वाला मेथड ही है, हम अभी इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार जो मैं अभी बोल रहा हूँ एक बार सारा नोट कर देता हूँ प्रॉपरली, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, और हमें पॉइंट P x1 y1, पॉइंट Q x2 y2 एंड पॉइंट R x3 y3 इस तरह से कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। तो मेथड 1 इज slope of PQ is equal to slope of QR. If slope of PQ equal to slope of QR, then points are collinear. If area of triangle ABC is equal to 0, ABC नहीं PQR in this case, area of triangle PQR is equal to 0, then points are collinear. If sum of any two distances is equal to third distance, then points are collinear. And fourth point, if Q divides line segment joining P and R in some ratio. ये 4 मेथड्स हैं, इन 4 मेथड्स के बाद देन P Q R R कोलिनियर, मतलब कि आप इनमें से कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मेथड नंबर 1 समझ आ रहा है क्या करना है कैलकुलेशन वाइज? Yes, हमें sir. ऑल 3 स्लोप्स को इक्वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने बोला कि अगर पी क्यू का स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड किया तो वो इस लाइन का स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड किया और वो भी अगर सेम आ गया तो पॉइंट आर मस्ट लाई ऑन दिस लाइन, तभी ऐसा पॉसिबल है कि क्यू आर लाइन का स्लोप और पी क्यू लाइन का स्लोप सेम आ जाए। सेकंड, ऑब्वियसली बात है कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। थर्ड अगेन कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। फोर्स क्या बोल रहा है कि हमने मान लिया कि क्यू वाला पॉइंट पी आर सेगमेंट को k:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो k:1 का सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो भी क्वेश्चन में बता रखे हैं वो यूज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट से इक्वेशन नंबर 1 एंड y कोऑर्डिनेट से इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से अगर k का वैल्यू सेम आ जाता है तो इसका मतलब कि पॉइंट q इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग p एंड r इन सम रेशियो, दैट मींस पॉइंट आर कोलिनियर। अगर इन दोनों इक्वेशन से k अलग अलग आता है दैट मींस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो पॉइंट नंबर 4 समझ आ गया? यस सर। सर इन सो वापस एक्सप्लेन कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 के लिए हमने बोला कि हम 4 में स्टेटमेंट लिखा है कि इफ Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड R इन सम रेशियो, तो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि Q जो है वो लाइन सेगमेंट PR को सम रेशियो k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो k:1 में सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये इन टर्म्स ऑफ k, ये इन टर्म्स ऑफ k, यानी कि x एंड y कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k आ जाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और क्वेश्चन ने पॉइंट Q के x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बता रखे हैं। इन दोनों को जब इक्वल किया तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने से फर्स्ट इक्वेशन, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन में ओनली एक ही अननोन है k। अगर इन दोनों इक्वेशन से k का सेम आंसर मिल जाता है तब तो मीनिंग हुआ कि जैसे मान लो यहाँ से भी k की वैल्यू 5/3 आ गई और यहाँ से भी k की वैल्यू 5/3 आ गई, तो मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंट Q इज डिवाइडिंग PR इन 5:3 रेशियो इंटरनली। सर दो इक्वेशन क्या होगा? क्या दो इक्वेशन क्या होगा मतलब यहाँ पे एक Q डिवाइड कर रहा है PR को, हाँ, एक x कोऑर्डिनेट का और एक y कोऑर्डिनेट का। अच्छा हाँ 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 यस समझ। ओके सर हाँ, सर सर्कल का कोई इक्वेशन हो सकता है क्या? सर्कल का इक्वेशन मतलब हो सकता है x² + y² = 1। हाँ, तो मतलब इसका भी क्या
ये अगले सर chapter तो में फिर है, sir. सर तीनों कोई भी सर्कल में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते ना, तो फिर उससे हो सकता है। नहीं, तो ऐसे तो बहुत सारे कर्व्स हैं कि पैराबोला है, तो पैराबोला में अगर कोई 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो ये भी कोलिनियर नहीं हो सकते। तो ऐसे अपन हर एक इक्वेशन में पुट करके चेक नहीं कर सकते ना। बट ये करेक्ट बात है कि इफ 3 पॉइंट्स आर लाइंग, अगर मान लो क्वेश्चन ने कुछ इस तरह का डेटा दे रखा है जिससे कि अपन को ये कंफर्म हो जाए कि these 3 points are concyclic points lying on a circle, then definitely those 3 points are non-collinear points. बट अभी हमें अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हमने कहा कि हम इन 4 मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इन 4 मेथड्स में से कैलकुलेशन वाइज सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? स्लोप वाला। स्लो फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो हम फर्स्ट मेथड ही कैलकुलेशन में यूज करेंगे अगर क्वेश्चन हमसे ओनली 3 पॉइंट्स की, 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने को बोल रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला कि ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट दे रखे हैं और चेक वेदर दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या यूज करेंगे? तो नहीं, तो हम ए बी बी सी और सी डी का स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर ये सारे स्लोप्स इक्वल आ गए तब जाके ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। Got it? यस Yes, sir. ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज तो स्लोप वाला मेथड सबसे सिंपल मेथड है। बट कई बार जेई वाले क्या करते हैं, ये पूछते हैं जैसे पी क्यू आर 3 पॉइंट्स आर गिवन, क्वेश्चन ने ये ऑप्शन में ये दिया कि ए ऑप्शन की पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट क्यू आर, बी ऑप्शन बोल रहा है क्यू लाइज ऑन पी आर, सी ऑप्शन बोल रहा है आर लाइज ऑन पी क्यू एंड डी ऑप्शन बोल रहा है पी क्यू आर आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर आप उनको इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें ओनली कोलिनियरिटी ही चेक नहीं करनी, उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि ए अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए ऑप्शन आएगा या बी ऑप्शन आएगा या सी ऑप्शन आएगा। इसको जैसे ए ग्राफ ऑप्शन में बना के देख सकते हैं ना सर? ग्राफ में Sir, बना के बिल्कुल देख सकते हैं। अगर ABCD वर्टिकल लाइन होगा तो हम लोग कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे स्लोप के मेथड से? नहीं कर पाएंगे ना। एक मिनट, तो देख के ही पता चल जाएगा। एग्जैक्टली ये तीनों पॉइंट्स देखो, देख के ही पता लग रहा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबका एक्स एक्सिस 2 है। यानी कि अगर हम इन तीनों को मार्क करने जाएंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स इस वाली लाइन पे लाई करेंगे। तो जब भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वाला केस आएगा तब तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे। बट अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अगर हमें ओनली कोलिनियरिटी चेक नहीं करनी, ये भी चेक करना है कि पी क्यू आर सेगमेंट पे है या क्यू पी आर सेगमेंट पे एंड सो ऑन, तो फिर बताओ कि क्या हम ये चीज मेथड 1 से चेक कर सकते हैं? ए बी सी ऑप्शन को मेथड 1 से चेक कर सकते हैं क्या? नहीं चेक कर सकते। नहीं बताओ sir. स्लोप से तो बिल्कुल नहीं बता सकते। Sir, मेथड डिस्टेंस फार्मूला से मेथड 2 कर से चेक कर सकते हैं क्या? नहीं सर। मेथड 3 से कर सकते हैं, समझ आ रहा है? यस और मेथड 4 से यस सर। लेंथी हो जाएगा। कर सकते हैं। नहीं, अब देखो कई बार क्वेश्चन, मैं भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। बट अगर पॉइंट पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स नंबर्स की टर्म में है, फॉर एग्जांपल 2, मैं 2,1 3,-1 और -1,6, जब चेक करोगे ना तो ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे। बट अगर मान लो क्वेश्चन ने बोला यही चारों ऑप्शन, तो बिना पेन चलाए बताना एबीसी में से कौन सा आंसर आएगा? बोलो। सब पी सर। ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि Q और R का x कोऑर्डिनेट जो है वो -1 2 3 जा रहा है, तो इसी के बीच में कहीं 2 लाई कर रहा है। यस। ऐसे अगर अपन y सेम कोऑर्डिनेट की विद बात वाई करें कोऑर्डिनेट सर। तो y कोऑर्डिनेट 6 2 -1 जा रहा है, तो इसी के बीच में 1 लाई कर रहा है। तो अगर नंबर्स की टर्म में पॉइंट्स गिवन है तब तो अगेन हम मेथड 1 से ही कोलिनियरिटी चेक कर लेंगे, बिकॉज कम कैलकुलेशन है, और फिर नंबर्स को देख के बता देंगे कि ए आंसर आएगा, बी आंसर आएगा या सी आंसर आएगा। करेक्ट। बट जेई वाले
मतलब अगर मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, तब तो वो इन टर्म्स ऑफ नंबर क्वेश्चन दे देगा। लेकिन अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कुछ ए बी सी की टर्म में या थीटा की टर्म में या कुछ इस तरह से वेरिएबल्स की टर्म में पॉइंट्स देगा, जिससे कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जैसे मान लो एक पॉइंट लिखा हुआ है a,a², एक लिखा हुआ है a² माइनस a,a+1, ऐसे कुछ भी, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि a और a² माइनस 1 और मान लो a² प्लस 3a, ऐसे थर्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो उस केस में हमें फिर पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4 को ही यूज करना होगा। बात समझ आई? अगर नंबर्स गिवन है, सिंपल नंबर्स, तब तो हम नंबर्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के पैटर्न से डिसाइड कर लेंगे कि बीच में कौन सा नंबर आएगा। बट अगर इन टर्म्स ऑफ ए या थीटा गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो फिर हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि पैटर्न इंक्रीज डिक्रीजिंग क्या है। तो उस केस में हमें इस चारों मेथड्स में से या तो मेथड 3 का यूज करना होगा या फिर मेथड 4 का यूज करना होगा। अगर मान लो हमने मेथड 3 का यूज किया और मेथड 3 में यही कंडीशन आ जाती है कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, तो बताना ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन आंसर में आएगा? सर बी। बी, ये आ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हें बताना है कि अगर हमने मेथड 4 का यूज किया और पॉइंट क्यू जो है वो पी आर सेगमेंट को 3:2 रेशियो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, k:1 का रेशियो फाइंड किया और k की वैल्यू -3/2 आ गई, तो बताओ ए बी सी में से कौन सा आंसर आएगा? ए सर। तो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन इज कि हमने पॉइंट पी क्यू आर की कोलिनियरिटी के लिए मेथड 4 का यूज किया। मेथड 4 का यूज करने से जो k का वैल्यू है वो -3/2 आ गया। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब ये हो गया कि पॉइंट q इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी आर इन 3:2 रेशियो एक्सटर्नली। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से बताना है कि p क्यू आर पे लाई करेगा या q पी आर पे या r p q पे, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन? तीस। एक मिनट वापस से बोलना, अभी किसी ने ए भी बोला था ना? ए किसने बोला? सर मैंने बोला था सर। ओके, और किसी का आंसर ए है क्या? सर सी। पहले ए जिनका भी, मतलब ये तो चलो ऑब्वियस है कि बी आंसर तो नहीं है, तो ए और सी में ही कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब अपन जो हमने एक बार ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि सिंस क्यू इज डिवाइडिंग पी आर सेगमेंट इन 3:2 रेशियो, दैट मीन्स पी क्यू अपॉन क्यू आर डिस्टेंस का रेशियो 3/2 है। यस। दैट मीन्स पी क्यू डिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्यू आर डिस्टेंस। तो पी और आर अगर यहाँ पे फिक्स है तो क्यू पॉइंट जो है वो आर के पास होगा, जिससे कि पी क्यू डिस्टेंस ग्रेटर देन क्यू आर डिस्टेंस आ जाए। तो ये अगर डायग्राम बन रहा है तो फिर सी ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट? यस। ये हाँ बोलो। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, एक बार आप लाइक k इज इक्वल टू -k/2, तो एक बार आप प्लीज एक्सप्लेन कर फर्स्ट सकते हैं? लेक्चर अटेंड नहीं किया इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तुमने फर्स्ट क्लास में ओके रेशियो इंटरनल ठीक है एक्शन। चलेगा सर। यस यस। अच्छा ऐसा कर लेना, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास अपनी नेक्स्ट वीक ही है, तो अगेन जिन्होंने भी कोई बाई चांस फर्स्ट लेक्चर मिस किया है तो एक बार फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है तो देख लेना। और कोई भी अगर डाउट है तो तुम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो या फिर जो अपनी नेक्स्ट डाउट क्लास होगी उसमें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है? यस सर। तो अभी अपने पास 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने के ये 4 मेथड्स हैं, और अगर हमें सिंपली ओनली कोलिनियरिटी चेक करना है तो हम मेथड 1 का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि चेक कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स 2,1, 3,-1 एंड 0,5। तो बताना आंसर वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यस सर कोलिनियर है सर। तो हम अगर इनको ए बी सी बोल दें
तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे विच इज -1 अपॉन 3 - 2। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे विच इज 5 + 1 अपॉन 0 - 3। और इन दिस केस ए बी सी में से बीच में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ए बी या सी? सर ए बीच में होगा। ए बीच में होगा बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट का ऑर्डर कंसीडर करेंगे तो 0 फिर 2 और फिर 3 आएगा, तो ए वाला पॉइंट बी और सी सेगमेंट पे, बी सी सेगमेंट पे लाई कर जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करने का। अभी तक इस पेज पे जो लिखा है वो सारा क्लियर है? मैं नेक्स्ट पेज कर दूं। अब एक क्वेश्चन और हम नोट करते हैं। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी नोट कर रहा हूँ जे ने पूछा हुआ है, तो एक बार मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। हाँ, इस तरह से है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -sin बीटा - अल्फा cos बीटा। पॉइंट Q is cos of बीटा - अल्फा sin बीटा। पॉइंट R is cos of बीटा - अल्फा प्लस थीटा sin of बीटा - थीटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 is less than अल्फा बीटा थीटा is less than π/4, then option A, P lies on line segment QR. Option B, ये जेई एडवांस ने इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा है 2008 में। तो देखो जेई वाले, उनका काम ही है कि बस सिंपल से मतलब जो कंसेप्ट जितना सिंपल होता है उसी का वो उतना ही टफ क्वेश्चन बनाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट चैप्टर। तुम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ा था तो तुम्हें सिंपल ही लगा होगा, आई बिलीव। कैसा लगा था? हाँ सिंपल था तो। कंसेप्ट तो सिंपल इजी लगा थे। था। यस, क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। एक्सरसाइज 3 यानी कि मतलब एक्सरसाइज 3 जो जेई वाला एडवांस वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस काफी टफ पूछे हैं क्वेश्चन ने। ऐसे ही जैसे अपन नेक्स्ट ईयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ये वाले चैप्टर्स रिलेटिवली थोड़े से टफ हैं समझने में, तो इनके क्वेश्चंस जेई सिंपल पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है जो समझने में बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस टफ पूछता है। सीक्वेंस सीरीज है, और ये कोलिनियरिटी वाला कंसेप्ट जो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है, बट इसका ये क्वेश्चन जो गिवन है इसको आप सॉल्व करने के लिए एक तो हमें ऑप्शन ए बी सी के अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि पॉइंट पी क्यू और आर में से कौन सा सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो अपन मेथड 1 और मेथड 2 का तो यूज कर नहीं सकते उस चीज के लिए। अब मेथड 3 या मेथड 4, मेथड 3 में यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो तुम्हें बिना पेन चलाए डायरेक्टली समझ आ रहा है कि कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में x1 - x2 का फिर होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो साइन कॉस वगैरह का स्क्वायरिंग करेंगे तो और भी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम अगर मेथड 4 यानी कि सेक्शन फॉर्मूला ट्राई करें तो सेक्शन फॉर्मूला को ट्राई कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रैंडमली जाओगे तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि पॉइंट आर जो है, पॉइंट पी और क्यू में तो ओनली अल्फा बीटा लिखा हुआ है, पॉइंट आर में थीटा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने पॉइंट आर को ओपन किया, और ओपन करने का मतलब
कॉस ए प्लस बी से ओपन किया, तो ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट इज साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, कॉस बीटा प्लस अल्फा कॉमा साइन बीटा, यहां लिखा हुआ है माइनस साइन बीटा प्लस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा एंड माइनस कॉस बीटा, ये यहां लिखा हुआ है। ठीक है, जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट में तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट में साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मैंने ये बोला ऑब्जर्वेशन वाली बात, वो सारी समझ आ गई। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इसको हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अगर P यहाँ है, Q यहाँ है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हमें साइन थीटा से और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो बताना कि रेशियो को हम साइन इज टू कॉस का लें या फिर कॉस इज टू साइन का लें, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। cos is to sin सर। और लोगों को समझ आता है कॉस इज टू साइन? नहीं सर। सेक्शन फॉर्मूला इज, ये P है, ये Q है, ये P लेट्स से x1 y1 है एंड Q इज x2 y2, एंड हमें कोई पॉइंट A चाहिए जो PQ सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि m का मल्टीप्लीकेशन Q के कोऑर्डिनेट से हो रहा है और n का मल्टीप्लीकेशन P के कोऑर्डिनेट से हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था कि Q वाले पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन cos थीटा से होना चाहिए और P वाले पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन sin थीटा से होना चाहिए। तो ये जो रेशियो है अगर हम ये यूज कर लेते हैं तो P का मल्टीप्लीकेशन sin थीटा से और Q का मल्टीप्लीकेशन cos थीटा से हो जाएगा। अभी क्लियर है? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ मैंने ये क्वेश्चन जब नोट किया था तो ये बोल रहा था कि क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा है और चला के टफ बनाया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो अपन को एक्स्ट्रा सोचना ही होगा। तो यहाँ पे अब मैं इस सारे पॉइंट्स को हटा के थोड़ा सिंपल करते हुए अब ये बोल रहा हूँ कि चलो अपन ने पॉइंट आर को तो लिख लिया और हमने ये डिसाइड किया कि रेशियो को हमें कॉस इज टू साइन का लेना है, बट अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा रिवर्स चल जाते हैं। रिवर्स क्या सर, कि हमें एक बार आप बता सकते हैं कि हम लोग कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे और ये सेक्शन फॉर्मूला से जल्दी से? कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए अगर हमने ये मान लिया कि PQ सेगमेंट को पॉइंट आर सम k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? हाँ आर के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के पता है, Q के पता है। तो आर हाँ के कोऑर्डिनेट्स एक तो हमें पता है और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला से इन टर्म्स ऑफ k आ जाएंगे। हाँ सर। तो दोनों का x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे k में इक्वेशन नंबर 1, दोनों के y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे k में इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? इन दोनों इक्वेशन से वेरिएबल तो एक ही है ना, तो हम वेरिएबल लोग को तो k का एग्जैक्टली वेरिएबल एक ही है कि अगर इन दोनों इक्वेशन से k का आंसर सेम आ जाता है तब तो फिर पॉइंट आर PQ सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कोलिनियर है पॉइंट्स। अगर डिफरेंट आ जाता है तो फिर डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है? यस। सो बेसिकली क्वेश्चन में r का कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेगा ना हमेशा? तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, तभी तो अपन चेक कर पाएंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर नॉट। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जैसे ये P पॉइंट विच इज माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और ये Q पॉइंट विच इज कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉमा साइन बीटा। हमने कोई अब एक अलग पॉइंट A कंसिडर किया, R नहीं किया, A कंसिडर किया
which is dividing this line segment PQ in cos theta is to sin theta ratio internally. तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे cos बीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस sin बीटा माइनस अल्फा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यही न्यूमरेटर और अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। तो हमने कहा कि पॉइंट ए जो है, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है, दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट PQ इन cos थीटा इज टू sin थीटा रेशियो इंटरनली। तो अभी PA एंड Q तो डेफिनेटली कोलिनियर है, बट अपन को तो PR और Q चेक करना था कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो ये पॉइंट P, Q और R कोलिनियर तब होंगे जब R और A इक्वल हो जाए। अगर R वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे तब तो अपन बोल सकते हैं कि PQ आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड पॉइंट R इज लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट PQ। यहाँ तक की बात समझ आ रही है क्या? यस सर। बट पॉइंट A और पॉइंट R को इक्वल होने की कंडीशन क्या है? सर आपने इक्वल तो मान ही लिया ना पॉइंट ए और पॉइंट आर को। नहीं, हमने कहा कि if these points are equal then Yes. we can say that point P, Q and R are collinear points and point R is lying on line segment PQ। बट हमने क्या बोला? if this, अगर ऐसा हो रहा है तो ही हम आगे का स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो पहले ये तो चेक करो कि A इक्वल टू R पॉसिबल भी है कि नहीं है। सर मतलब उसके लिए cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 होना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली सभी को ये वाला पॉइंट भी समझ आया कि A और R को इक्वल होने के लिए, बिकॉज R का जो न्यूमरेटर है वो तो एग्जैक्टली इससे मैच कर गया, लेकिन जो R का डिनोमिनेटर है वो तो 1 है और यहाँ का डिनोमिनेटर इज cos थीटा प्लस sin थीटा। तो प्रॉपर मैच कराने के लिए हम बोल रहे हैं कि इफ A is equal to R then cos थीटा should be equal to प्लस sin थीटा। हाँ, हम लोग तो k:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं ना, तो आपने cos थीटा और sin थीटा के रेशियो में क्यों डिवाइड किया? आपको cos थीटा इंटू sin थीटा 1 के रेशियो में कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें तो हमें 2 वेरिएबल्स मिल जाएंगे ना। हम लोग ऐसे वे में डिवाइड करें कि हमें मतलब R जैसा वैल्यू मिले। अच्छा, अभी मैं इसको ऐसा करूंगा, मैंने अभी ये जो अनंजन ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि हमने अभी इससे पहले ये डिस्कस भी किया था कि हमने ये रेशियो को cos थीटा इज टू sin थीटा क्यों लिया। सेकंड चीज जो तुमने अभी बोला कि हमें 2 वेरिएबल मिल जाएंगे, वो हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में कवर किया था कि हम रेशियो को m/n लें या रेशियो को m/n/1 लें, एक ही तो बात है। हाँ सर, हाँ सर। और इसको हमने k/1 बोल दिया था। यस सर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा सर cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 सर, क्योंकि 90 भी अलाउड नहीं है और 0 भी अलाउड नहीं है। यस सर। सर 0 क्यों नहीं अलाउड है? वो स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकता है। और नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ ये। अच्छा, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन डी आ जाएगा। बट एक बार मैं इसको प्रॉपर अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहली चीज, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, अगेन देख लेना कि हमने सबसे पहले बोला कि P और Q इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें ओनली अल्फा बीटा आ रहा है, थीटा नहीं आ रहा। थीटा पॉइंट R में आ रहा है, तो पॉइंट R को हमने अलग कंसिडर किया, P और Q को सर आप ऑडिबल नहीं हो।